वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस साइबर सिक्योरिटी कोर्स में। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने आईपी एड्रेसेस के बारे में बात करी थी और उसके अंदर हम लोगों ने IPv4 की जो पांचों क्लासेस थी, ABCDE जितनी भी क्लासेस थी वो सारी क्लासेस हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, तो अब हम जो है आगे शुरू करते हैं। तो चलिए जी, नाउ अब हम लोगों ने जैसे आईपी एड्रेसेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है जी, IPv4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया और हमने देखा कि भाई हमारे काम की मेनली क्लास कौन सी है। एक क्लास A है, एक क्लास B है और उसके बाद हमारे पास एक क्लास C आती है। तीन डिफरेंट क्लासेस हैं जो हमारे काम की हैं। ठीक है, अच्छा, अब जैसे जो हमारी क्लास A है, ठीक है, क्लास A के बारे में हमने क्या क्या पॉइंट्स अपने पढ़े थे कि देखो जी, इसमें क्लास A के अंदर जो हमारा आईपी एड्रेस का फॉर्मेट रहेगा उसमें पहला नंबर नेटवर्क का, पहला नेटवर्क बिट रहती है और बाकी तीन होस्ट बिट रहती हैं। लेकिन जब हम वही क्लास B की बात करते हैं तो क्लास B में पहले दो नेटवर्क बिट्स होते हैं और उसके बाद होस्ट बिट्स होते हैं बाकी। और जब हम क्लास C की बात करते हैं तो उसमें पहले तीन जो हैं वो नेटवर्क बिट्स होते हैं और लास्ट वाला जो है होस्ट बिट होता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे जो पहला नंबर होता है, ठीक है, वो जैसे हमने कहा कि चलो जी नेटवर्क बिट है, ठीक है, लेकिन पहला नंबर जो है इसमें वो 0 से लेकर 127 तक जाता है और बाकी नंबर जो हैं वो 0 से 255 तक जाते हैं। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, जितने भी नंबर होंगे ये सारे 0 से 255 तक जाएंगे। ठीक है, या एक मिनट रुको, इसको ऐसे नहीं, इसको थोड़ा इस तरह से लिख देता हूं मैं कि भाई हमें पता लग गया यहाँ पे पहला नंबर जो नेटवर्क का है और बाकी तीन नंबर इसमें होस्ट के हैं। ठीक है, तो जो पहला नंबर जो है ये हमारा 0 से लेकर 127 तक होता है और बाकी ये जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे 0 से लेकर 255 तक होते हैं। अच्छा, अगर मैं क्लास B की भी बात करूं तो उसमें पहले दो हमें पता है नेटवर्क वाले हैं और बाकी दो होस्ट वाले हैं, बट इसमें पहला नंबर जो है, ठीक है, ये 128 से लेकर 191 तक होता है और बाकी ये तीनों नंबर जो हैं ये 0 से लेकर 255 तक जाते हैं। और क्लास C की जब बात करें तो हमें पता है पहला नंबर नेटवर्क का है और एक होस्ट का है, लेकिन जो इसका पहला नंबर है वो 192 से लेकर 223 तक जाता है और ये जो बाकी तीन नंबर हैं ये जो है 0 से लेकर 255 तक रेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा, ये हमें पता लग गया। अच्छा, यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क कितने बनते हैं, 126, और नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क, यानी कि हर नेटवर्क के अंदर नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे इसके अंदर, तो ये वैल्यू जो है हमारी जाती है 16777214। इतने नंबर ऑफ होस्ट होते हैं एक नेटवर्क के अंदर। लेकिन वहीं जब हम क्लास B की बात करते हैं तो वहां पे हमारे पास नंबर ऑफ नेटवर्क कितने होते हैं। ठीक है, अब जब क्लास B की बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ नेटवर्क होंगे 16384, यानी कि 16384। और वहीं अगर नंबर ऑफ होस्ट
पर नेटवर्क अगर आप देखना चाहें कि हर नेटवर्क के अंदर कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे, यानी इतने सारे नेटवर्क बनेंगे और हर नेटवर्क के अंदर जो नंबर ऑफ वो होस्ट होंगे होंगे 65534। और जब क्लास सी की बात करेंगे तो वहां पे आप कितने डिफरेंट नेटवर्क्स बना सकते हैं, यानी कि नंबर ऑफ नेटवर्क्स की पॉसिबिलिटी वहां पे कितनी है, तो वो इंक्रीज हो जा रही है एकदम से, और वो हो गई हमारी 2097152। इतने नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनेंगे भाई, ठीक है। लेकिन हाँ, नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क यहां पे कितने आ जाएंगे, यहां पे आपको 254 होस्ट मिलेंगे एक नेटवर्क के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज और होती है जिसको हम लोग कहते हैं सबनेट मास्क, ठीक है। यानी जब भी हम आईपी एड्रेस लगाएंगे तो उसमें क्या करेंगे, एक सबनेट मास्क की जरूरत होगी हमारे पास, ठीक है। एक मिनट देखो, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं। तो देखो जी, मैंने क्या बोला, एक होगा यहां पे सबनेट मास्क आएगा। अब देखो यहां पे सबनेट मास्क क्या बताता है, देखो अगर हम जब सपोज मान लो जो सबनेट मास्क हम लिखेंगे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं क्लास ए की या क्लास बी की, तो देखो सबनेट मास्क भी ना जैसे आईपी एड्रेस होता है ना 4 नंबर है डॉट से सेपरेटेड है, सबनेट मास्क भी वैसे ही 4 नंबर होंगे डॉट से सेपरेटेड होंगे, ठीक है। बट अब इसमें होगा क्या कि सबनेट मास्क क्या दिखाएगा कि सबनेट मास्क से भी हमें यह पता लगेगा कि हाँ ये जो आईपी है ये जिस क्लास को बिलोंग करता है उसमें कितने नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स हैं और होस्ट बिट कितने हैं। यानी कि अब देखो यहां पे क्या होता है, हमें पता है कि क्लास ए में पहला नेटवर्क बिट होता है और बाकी सारे होस्ट बिट होते हैं ना। तो जब हम सबनेट मास्क लिखते हैं तो नेटवर्क वाली बिट वाले को हम 255 से रिप्रेजेंट करते हैं और होस्ट बिट वालों को 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी कि क्लास ए की किसी भी आईपी में अगर सबनेट मास्क की वैल्यू डालूंगा तो ये डालूंगा 255.0.0.0। तो इसको देखकर ही पता लग रहा है पहला 255 यानी नेटवर्क, पहली वाली नेटवर्क बिट है और बाकी सारी होस्ट वाली बिट है, ठीक है। उसी तरह से अब क्लास बी में जब आते हैं तो उसमें कितने नेटवर्क बिट होते हैं, हमारे 2 नेटवर्क बिट होते हैं और 2 होस्ट होते हैं। तो क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होगा, जहां पे नेटवर्क बिट है नेटवर्क बिट वाली जगह पे लगेगा 255.255 और जो होस्ट बिट वाली जगह है वहां पे लगेगा 0.0। अच्छा, अब क्लास सी में आ गए, वहां पे भैया 3 नेटवर्क बिट्स हैं और चौथा वाला होस्ट बिट्स होगा। तो यहां जो नेटवर्क बिट्स हैं उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 255.255.255 और लास्ट वाली होस्ट बिट होती है तो वो 0। तो जब हम कोई आईपी एड्रेस डालते हैं ना तो वहां पे हमें हर जगह जहां पे हम आईपी एड्रेस डालते हैं वहां पे हमें सबनेट मास्क भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो भाई अगर मैं कोई क्लास ए की आईपी यूज कर रहा हूं तो मैं सबनेट मास्क क्या डालूंगा, ये क्लास बी की कर रहा हूं तो ये सबनेट मास्क डालूंगा, क्लास सी की कर रहा हूं तो ये सबनेट मास्क डालूंगा। सबनेट मास्क और कुछ नहीं, सबनेट मास्क सिर्फ ये बताता है कि भैया जो भी आपकी क्लास है उस क्लास के अंदर कितने नेटवर्क बिट्स हैं और होस्ट बिट कितने हैं, बस, ठीक है। तो एक तरह से जैसे इसको देखकर मुझे क्या समझ में आ रहा है इस नोटेशन को कि भैया एक नेटवर्क बिट है और जहां जहां 0 है यानी कि वो सारी होस्ट वाली हैं, होस्ट वाले एड्रेस हैं। अब जैसे इस सबनेट मास्क को देखकर क्या समझ में आ रहा है, यार ये नेटवर्क वाले बिट्स हैं और ये बाकी 2 जो हैं होस्ट वाले हैं। तो बस सिंपल ये सबनेट मास्क सिर्फ हमें ये बताता है कि भैया जो आईपी एड्रेस है, जिस भी क्लास का आईपी एड्रेस है ऊपर वाला, वो आईपी एड्रेस में कितनी नेटवर्क बिट्स हैं और कितनी होस्ट बिट्स हैं, सिर्फ ये बताता है हमें, ठीक है जी। हाँ, ये क्लियर है सबको? ठीक है। सबनेट मास्क देखो और कुछ नहीं है, जस्ट आपको ये बता रहा है कि ये जैसे सपोज मान लो जब कभी मैं आईपी फीड करूंगा ना किसी सिस्टम पे या किसी मशीन में, तो आईपी एड्रेस के साथ साथ मुझे उसका सबनेट मास्क भी फीड करना पड़ेगा। सबनेट मास्क एक नोटेशन है जो कि ये इंडिकेशन दे रहा है कि भैया ये जो आईपी एड्रेस है ये जिस क्लास को बिलोंग करता है उस क्लास के अंदर कितने नेटवर्क बिट्स हैं और कितने होस्ट बिट हैं, या ये कह लो कि ये जो आईपी एड्रेस है इस आईपी एड्रेस में कितने नेटवर्क बिट्स हैं और कितने होस्ट बिट्स हैं, वो हमें कहां से दिख रहा है, उसके सबनेट मास्क से सिस्टम को क्लियर हो जाता है यहां पे। अच्छा जी, चलिए अब
हम लोगों ने ये देख लिया जी आईपी क्या नाम है, क्लास ए बी सी डी ई, बाकी वो डी और ई तो अगर हमारे काम के है नहीं तो उसको तो हम अभी रहने देते हैं, ठीक है। मेन हमें इन तीनों से मतलब था, तो ये तीन हमने समझ ली। नाउ इसके बाद अब नेक्स्ट बारी आती है हमारी कि भाई एक आता हमारा पब्लिक आईपी, उसके बाद हमें समझना है एक प्राइवेट आईपी, ठीक है। और इसके बाद आगे जाके हम एक स्टैटिक और डायनेमिक आईपी को भी कंसिडर करेंगे। तो पहले जरा इसको समझ लेते हैं कि यार ये जो दे रखा है पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी क्या होता है। देखो सिंपल सी बात है यार, पब्लिक आईपी जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल हम इंटरनेट के कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करेंगे उसको हम कहेंगे पब्लिक आईपी, ठीक है। यानी कि जो IPv4 है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक पब्लिक आईपी की कैटेगरी भी होती है, पब्लिक आईपी होते हैं, और प्राइवेट आईपी भी होते हैं। अब ये जो पब्लिक आईपी कहां पे यूज होते हैं, ये पब्लिक आईपी इस्तेमाल होते हैं कम्युनिकेशन में, लेकिन किस कैटेगरी की कम्युनिकेशन में, जो भी आपकी इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन है, ठीक है, जहां पे भी आपका इंटरनेट का इस्तेमाल हो रहा है उस कम्युनिकेशन में पब्लिक आईपी यूज होते हैं। तो ये प्राइवेट आईपी कौन से टाइप की कम्युनिकेशन में यूज होते हैं। अब प्राइवेट आईपी जो है वो हमारे लोकल नेटवर्क के कम्युनिकेशन में यूज होते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं कि देखो जी पब्लिक आईपी एड्रेसेस, ठीक है, आर यूज्ड फॉर, किस काम के लिए यूज हो रहे हैं, फॉर ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, ग्लोबल इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, ठीक है। एंड आर यूनिक, ऑब्वियसली ये यूनिक होंगे, मतलब एक पब्लिक आईपी अगर एक किसी पर्टिकुलर डिवाइस को मिल रखी है तो वो सेम टू सेम पब्लिक आईपी पूरे वर्ल्ड में किसी दूसरे सिस्टम को नहीं मिलेगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे प्राइवेट आईपी की, तो प्राइवेट आईपी एड्रेसेस जितने भी हैं हमारे आर यूज्ड फॉर लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है, लोकल नेटवर्क कम्युनिकेशन, ठीक है, एंड आर नॉट ग्लोबली यूनिक, और ये ग्लोबली यूनिक नहीं होंगे यहां पे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमें यह समझ में आ गया कि यार पब्लिक आईपी जो होती है वो इस्तेमाल होती है जब हमें इंटरनेट वाला कम्युनिकेशन करना हो, और प्राइवेट आईपी का हम वहां पे इस्तेमाल करते हैं जो हमें लोकल एरिया नेटवर्क वाला कम्युनिकेशन करना हो, ठीक है। अब हमारे माइंड में आया कि भाई हम तो IPv4 पढ़ रहे हैं, अब IPv4 में से कौन सी पब्लिक आईपी है कौन सी प्राइवेट आईपी कैसे पता लगेगा यार, ठीक है, कि यार IPv4 के अंदर बहुत सारी आईपी एड्रेसेस आ रहे हैं, तो उन आईपी एड्रेसेस में से भाई कौन से आईपी एड्रेस जो है वो पब्लिक आईपी के तौर पे इस्तेमाल होगा, कौन सा प्राइवेट आईपी के तौर पे इस्तेमाल होगा, ये कैसे पता लगेगा यार हमें। चलो अब देखो यहां पे इस देखो, अब हम यहां पे IPv4 में समझना चाह रहे हैं इस पूरे केस को। तो हमने सबसे पहले देखा कि IPv4 में हमारे पास थी क्लास A, ठीक है। अब हमें पता है यार क्लास A के अंदर हमारे पास एक थी 0.0.0.0 वाली सीरीज, और ये 0.255.255.255 ये क्लास A में ये सीरीज थी ना। अच्छा, ये सीरीज हम लोगों ने छोड़ रखी थी किस काम के लिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक डिफॉल्ट रूटिंग का काम होता है, तो ये सीरीज उस काम के लिए छोड़ रखी थी,
ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और सीरीज थी 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255. एक सीरीज ये है। ये वाली सीरीज हमारी किस काम के लिए छोड़ रखी है? लूप बैक आईपी के लिए छोड़ रखी है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अब क्या कर रखा है इन्होंने, एक सीरीज है 10.0.0.0 से लेकर 10.255.255.255. अब ये जो सीरीज है ना, 10 वाली जो सीरीज है, ये आपकी प्राइवेट आईपी की सीरीज है। और इन सीरीज के अलावा, जैसे ये तो सीरीज हो गई, इस सीरीज के अलावा रेस्ट ऑफ द सीरीज जितनी भी हैं क्लास ए के, ठीक है, रेस्ट ऑफ द सीरीज, यही कह लो रेस्ट ऑफ द नेटवर्क जितने भी ये दे रखे हैं यहाँ पे क्लास ए के, वो सारे के सारे किस काम के लिए इस्तेमाल होंगे? वो सारे के सारे इस्तेमाल होंगे एज अ पब्लिक आईपी, यानी कि इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होंगे। तो अब देखो ध्यान से सुनो, इसका मतलब ये है कि हमें देखो, जब भी हमें इंटरनेट की सुविधा लेनी होती है तो हम किससे कम्युनिकेट करते हैं, किससे बात करते हैं? किसी ना किसी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। जैसे एयरटेल एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, जियो एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, वोडाफोन एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, एक्साइटल एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है। अच्छा चलो, अब मैंने क्या करा, मैं किसी ना किसी सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लूंगा। अब अगर मान लो वो सर्विस प्रोवाइडर जो है उसको क्लास ए की आईपी अगर दी गई है, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है अगर उसको कौन सी क्लास की आईपी दी गई है? क्लास ए की आईपी दी गई है। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका नाम है आयना। ठीक है, अभी फिलहाल उस लंबी चौड़ी सीरीज में नहीं जाते, सिंपल ऐसे समझ लो कि जैसे मान लो एयरटेल को आयना ने एक ब्लॉक ऑफ आईपी दे रखे, मतलब बहुत सारे आईपीज का ढेर दे रखा है कि भैया ये वाले सारे आईपी एड्रेसेस हैं, ये तुम अपने क्लाइंट्स को दे दो। ऐसे आयना ने जियो को भी दे रखा है कि लो भाई ये तुम्हारे पास आईपी एड्रेस ये रहे तुम्हारे, और तुमने अगर सपोज मान लो अपने कस्टमर को देना है इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए तो तुम ये आईपी दे सकते हो। तो अब अगर किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को इंटरनेट वाली अथॉरिटी अगर आईपी एड्रेसेस प्रोवाइड करेगी तो वो 10 वाली सीरीज किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं देगी, क्योंकि 10 वाली सीरीज इसलिए छोड़ दी है कि 10 वाली सीरीज आप इंटरनेट कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये किसी बंदे ने अपना नॉर्मल लोकल नेटवर्क बनाना हो, जैसे मान लो मेरे पास एक लैपटॉप है, मेरे दोस्त के पास एक लैपटॉप है, हम दोनों ने अपने लैपटॉप्स को नेटवर्क केबल से कनेक्ट कर लिया। अब हमें भैया आईपी देनी है, तो अब हम वो पब्लिक आईपी नहीं देंगे, जो प्राइवेट आईपी दे रखी है वो प्राइवेट आईपी अपने अपने सिस्टम्स को देंगे और काम करेंगे। ठीक है। और कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट को, अगर सपोज कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसके पास क्लास ए की सीरीज है तो उसको क्लास ए की कोई सी भी सीरीज मिल जाएगी, सिवाय एक ये 0 वाली सीरीज, एक 127 वाली सीरीज, और ये 10 वाली सीरीज किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि क्लास ए के अंदर ये 10 वाली सीरीज छोड़ रखी है किस काम के लिए? ये छोड़ रखी है प्राइवेट नेटवर्क को चलाने के लिए। ठीक है जी। उसी तरह से अब आ जाते हो क्लास बी के अंदर। तो देखो जी, क्लास बी के अंदर क्या कर रखा हमारे पास, क्लास बी में भी हमारे पास सीरीज छोड़ रखी है। ठीक है, क्लास बी की अगर हम बात करेंगे तो क्लास बी में भी हमारे पास सीरीज छोड़ रखी है। अब देखो क्लास बी की जब हम बात करते हैं, देखो उसमें क्या है, एक सीरीज है 172.16.0.0 से लेकर 172.31.255.255। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पता है क्लास बी में 2 नेटवर्क आईडी होते हैं और बाकी होस्ट होते हैं, तो एक यहाँ पे 172.16 वाली सीरीज होगी, उसके अलावा 172.17 वाली सीरीज, ऐसे फिर 172.18 वाली सीरीज, 172.19, 20, ऐसे कर करते 172.31 तक सीरीज। ये इतनी डिफरेंट सीरीज जितनी भी आ रही हैं इसके अंदर, ये सारी की सारी मल्टीपल सीरीज किस काम के लिए इस्तेमाल होंगी? एज अ प्राइवेट आईपी। तो यहां पे जितनी भी
मल्टीपल सीरीज मेरे पास आई हैं, ये सारी की सारी मल्टीपल सीरीज जो है एज अ प्राइवेट आईपी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, ये सारी सीरीज प्राइवेट आईपी में इस्तेमाल होंगी। अच्छा, इसके अलावा क्लास बी के अंदर एक और सीरीज भी है, ठीक है, जो थोड़ी अलग हटके है। जैसे सपोज इसका वो सीरीज है 169.254 वाली सीरीज, .0.0 से लेकर अब ये सीरीज कहां तक जाएगी 169.254 और लास्ट होगा इसमें, जैसे 0.0 दो होस्ट है, यहाँ पे लास्ट होस्ट होंगे 255.255। तो ये वाली सीरीज भी नहीं यूज होती, क्योंकि ये एक सीरीज एक खास काम के लिए यूज होती है, इसका नाम है अपीपा। ठीक है, तो इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा अपीपा क्या चीज होती है। ठीक है, और इसके अलावा रेस्ट ऑफ द सीरीज, यानी अब क्लास बी के अंदर जितनी भी सीरीज बच गई, रेस्ट ऑफ सीरीज या जितने भी नेटवर्क बच गए, तो वो सारे के सारे किस काम के लिए इस्तेमाल होते हैं? वो सारे के सारे एज अ पब्लिक आईपी के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी, तो क्लास ए के अंदर आपको पता लग गया कि यार ये सीरीज प्राइवेट आईपी में यूज होगी और उसके अलावा जितनी है वो पब्लिक आईपी में यूज होंगी। क्लास बी में एक ये 172.16, 172.17, ये जितनी भी मल्टीपल सीरीज आ रही हैं ये प्राइवेट आईपी में यूज हो सकती हैं। ये वाली 169.254 वाली सीरीज ये अपीपा के लिए यूज होगी, और इसके अलावा जितनी भी सीरीज अब क्लास बी के अंदर आ रही हैं वो सारी की सारी एज अ पब्लिक आईपी के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं। अच्छा, अब बात आई यहां पे, अब रह गया यहां पे क्लास सी। तो भाई जब हम क्लास सी की बात करेंगे तो क्लास सी के अंदर जो है आपकी जो सीरीज है, ठीक है, जो बेसिकली यहां पे स्पेशली रोक दी गई है वो है 192.168.0.0 से लेकर 192.168.255.255 तक। यानी कि यहां पे मल्टीपल सीरीज आ रही है, क्योंकि देखो यहां पे 3 नेटवर्क के बिट होते हैं। तो एक सीरीज जैसे 192.168.0 वाली सीरीज है, अगली सीरीज 192.168.1 वाली सीरीज, फिर 192.168.2 वाली सीरीज, 192.168.3 वाली सीरीज, ऐसे करते करते 192.168.255 तक सीरीज। तो यहां पे जितनी भी मल्टीपल सीरीज आ रही हैं हमारे पास, जितनी भी ये मल्टीपल सीरीज हमारे पास आ रही हैं, सारी की सारी मल्टीपल सीरीज एज अ प्राइवेट आईपी के तौर पर इस्तेमाल होंगी। हाँ, इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ द सीरीज है, रेस्ट ऑफ सीरीज या आप कह लीजिए रेस्ट ऑफ द नेटवर्क जितने भी हैं इसके अंदर, वो सारे के सारे एज अ पब्लिक आईपी के तौर पर इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो अगर कोई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसको जो भी आईपीस अलॉट होंगी कि वो अपने क्लाइंट्स को दे सकता है इंटरनेट के लिए, तो वो कौन सी होगी? जो भी सीरीज पब्लिक आईपी के अंदर आ रही है सिर्फ वही मिलेंगी उनको, उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी वाली सीरीज है वो किसी भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को नहीं दी जाती। ठीक है, तो वो छोड़ रखी है कि भैया नॉर्मल नेटवर्क के लिए ये सीरीज चलेगा और वो। ठीक है, अच्छा ये यार सर लूप बैक आईपी क्या, वो बताएंगे जी, आगे का टॉपिक है वो। अपीपा क्या है मैंने अभी बोला, अपीपा भी आपको आगे बताऊंगा। अभी मैं अभी जो मैंने बताया उसमें से कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ जी जल्दी से। हाँ, एक मिनट रुको, आदित्य ने क्या लिखा? 196.255.0.0 से लेकर 16, 16 कौन से? 196 से 16 कहां पहुंच गए यार? अच्छा 196, वो 196 ही होगा। अच्छा ठीक 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 वाला सीरीज किस चीज में यूज होगा? ऑब्वियसली यार
ये क्या नाम है अपना पब्लिक आईपी में यूज होगा। अरे भाई 172.21 है, वो आपका प्राइवेट आईपी में चलेगा ना। मैंने बोला ना 172.16 से लेकर 172.31 तक जितनी भी सीरीज आ रही हैं वो सब प्राइवेट आईपी के तौर पे रहेंगी। सर क्लास बी में मल्टीपल आईडी कैसे समझेंगे, को नहीं मल्टीपल सीरीज है क्या मतलब? क्लास बी में मल्टीपल आईडी कैसे समझेंगे, को नहीं मल्टीपल सीरीज है। हाँ जी, ये सीरीज यूनिवर्सल है, सब जगह यही चलती हैं। स्वागता जी, आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया ठीक से कि क्या पूछना चाह रहे हैं आप। बट सर यहाँ बीएसएनएल नेटवर्क में 192 से स्टार्ट होता है, ये कैसे? बेटा अभी मैं ना दिशांत अभी आपको ना एक कंसेप्ट बताने वाला हूँ नेट का, ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का। जैसे वो कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा आपको क्लियर हो जाएगा ये वाली बात, ठीक है, कि आपके उसमें कैसे आ रहा है 192 वाला। बेटा संजीव, मैंने आपको बताया, मैंने पिछली बार क्लासेस में ही बोला है कि भी ये डिफॉल्ट रूटिंग और लूपबैक आईपी ये आगे का टॉपिक है, ये बाद में कराऊंगा। अभी फिलहाल आपको बताना था ना कि ये सीरीज अलग हटा दी है हमने, तो इसलिए मैंने इन टर्म्स का भी इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। 14 बेटा ये 14.102.73.98 ये क्लास ए का आईपी है और 8080 ये पोर्ट नंबर है, ठीक है। ये 8080 ये पोर्ट नंबर होता है, ठीक है रौफ अहमद। तो ये क्लास ए की आईपी है और पोर्ट नंबर 8080 दे रखा है। लेक्चर 13 का रिकॉर्डिंग अभी वो भाई पता नहीं, लेक्चर 13 का रिकॉर्डिंग 13 तो मेरे ख्याल से अभी इस बैच में 13 क्लासेस तो हुई भी नहीं यार अभी तो। चलिए क्या यार मैं समझा नहीं, लेक्चर 5 की रिकॉर्डिंग सर। तो बेटा वो आपको ऐप में मिलेगी, वो अगर किसी को नहीं मिल रही है ऐप में तो एक बार सर से कांटेक्ट कर लो, क्योंकि वो ऐप का एक्सेस मेरे पास नहीं है, वो सर के पास ही है और वो सर ही करेंगे उसमें, ठीक है जी। चलिए चलो भाई अब आगे करते हैं यहाँ पे। अभी हाँ चलो वो अभी और देखते हैं यहाँ पे, फिर आगे करते हैं इसको, ठीक है। तो चलो जी, ये क्लास ए के बारे में मैंने आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि क्या क्या चीजें हैं क्या नहीं है चीजें इसके अंदर। अच्छा अब जो है एक कुछ और, तो यहाँ पे हो गया जो एक तरह से क्लासेस का, ठीक है, एक क्लासेस का मैंने एक चार्ट बना दिया आपके सामने जिसमें आपको पता लग जाएगा कि हाँ जी क्या क्या है, कौन सा प्राइवेट कौन सा पब्लिक। अच्छा अब ये पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी का किस्सा तो हमने देख लिया। मैंने कहा अब हमारे पास ना एक और प्रॉब्लम आती है, वो होती है एक और चीज आती है जिसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। अब मैंने कहा भाई ये स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी क्या चीज है। अब देखो स्टैटिक आईपी का मतलब क्या होता है, डायनेमिक ये तो वर्ड से समझ में आ रहा है। स्टैटिक का मतलब है फिक्स्ड, ठीक है, स्टैटिक का मतलब क्या है फिक्स्ड, और डायनेमिक का मतलब क्या है जो चेंज होता रहता है भाई, वो हमारा क्या है डायनेमिक है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहां पे पहले जरा स्टैटिक आईपी की कहानी को समझते हैं कि स्टैटिक आईपी से क्या मतलब हुआ हमारा, ठीक है। जैसे हमें समझ में आ रहा है कि भैया स्टैटिक आईपी क्या होगा, जो फिक्स रहेगा, तो स्टैटिक आईपी एड्रेस रिमेन कंसिस्टेंट, ठीक है। स्टैटिक आईपी एड्रेस क्या रहता है, हमें रिमेन कंसिस्टेंट एंड कैन नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, और अपने आप चेंज नहीं होता, एंड कैन नॉट चेंज ऑटोमेटिकली, यानी अपने आप ये भाई साहब चेंज नहीं होगा, ठीक है, एंड कैन नॉट चेंज ऑटोमेटिकली। अच्छा अब हमने कहा फिर डायनेमिक क्या होगा भाई, तो भाई सिंपल सी बात है, ऑब्वियस बात है ना, डायनेमिक नाम से समझ में आ रहा है कि डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है, ये क्या होंगे भाई साहब, ये चेंजेस
ऑटोमेटिकली, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे, ठीक है, एंड रेगुलरली, ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा यार ये कहां पे कंसेप्ट यूज होता है, कैसे, मतलब स्टैटिक आईपी क्या हो रहा है, डायनेमिक आईपी क्या हो रहा है यार। अब जरा ध्यान से सुनते जाना जो मैं बात बता रहा हूं, ठीक है। मान लो ये तुम्हारा मोबाइल फोन है, ठीक है। अब तुमने अपने इस मोबाइल फोन में एयरटेल का कनेक्शन ले रखा है, ठीक है। अच्छा, अब तुम रास्ते में जा रहे हो, तुमने क्या करा, अपने इस मोबाइल में डेटा ऑन कर दिया, ठीक है, मोबाइल का डेटा ऑन कर दिया। तो जैसे ही आपने डेटा ऑन किया तो जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, आईएसपी कौन है आपका, एयरटेल। तो एयरटेल झट से क्या करेगा, तुम्हारे मोबाइल डिवाइस में एक आईपी दे देगा जिसको हम कहते हैं पब्लिक आईपी, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया तुमने डेटा ऑन किया है ना। अब डेटा ऑन तुमने किस लिए किया भाई, इंटरनेट का इस्तेमाल करने के लिए तुमने डेटा ऑन किया। अब ऑब्वियस बात है, तुमने एयरटेल से कनेक्शन ले रखा है, तो अब इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है भाई साहब, एयरटेल की है, ठीक है जी। अब एयरटेल की अगर जिम्मेदारी है तो एयरटेल तुम्हें देगा ना पब्लिक आईपी, ताकि तुम इंटरनेट को यूज कर सको। अच्छा, मान लो उसने तुम्हें पब्लिक आईपी, फॉर एग्जांपल के तौर पे तुम्हें पब्लिक आईपी दे दी उसने, जैसे मान लो 110.15.16.22, सपोज ये पब्लिक आईपी उसने तुमको पकड़ा दी, और तुम भैया इंटरनेट यूज करते गए करते गए करते गए। अच्छा, तुम रास्ते में जा रहे थे इसलिए तुमने डेटा ऑन कर दिया था, अब ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ, तुम जाते जाते कहां पहुंच गए, अपने ऑफिस पहुंच गए, ठीक है जी। ऑफिस पहुंचते ही तुमने अपना डेटा ऑफ कर दिया, क्योंकि भैया अब ऑफिस में इंटरनेट तो तुम यूज नहीं कर पाओगे, तो अब तुमने अपने मोबाइल को ऑफ कर दिया, डेटा ऑफ कर दिया। अच्छा, फिर तुम्हारी ऑफिस से छुट्टी हुई, तुमने अपना मोबाइल फोन जो था, अब तुम घर जा रहे हो रास्ते में, तो भैया फिर इंटरनेट चाहिए तुम्हें। अब तुमने ऑफिस के अंदर एंटर करने के बाद अपना लॉगिन करते से साथ ही अपना डेटा ऑफ कर दिया था, अपना मोबाइल में से डेटा ऑफ कर दिया। तुमने कहा कि अभी मैं इंटरनेट यूज करूंगा नहीं, तो मैं क्यों डेटा ऑन करके बैठा रहूं, तो आपने डेटा ऑफ कर दिया, ठीक है, और अपना मोबाइल फोन साइड में रख दिया और अपना ऑफिस में काम करते रहे। जब आपकी शिफ्ट खत्म हो गई तब आप ऑफिस से निकले, और ऑफिस से निकलते ही आपने क्या करा, अपने मोबाइल का डेटा ऑन कर दिया। तो जैसे आपने अपने मोबाइल का डेटा ऑन किया, तो आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जिसका नाम है एयरटेल, उसके पास इंस्ट्रक्शन गई कि भाई साहब अब इस मोबाइल को एक पब्लिक आईपी दो, सो दैट ये इंटरनेट का कम्युनिकेशन कर सके। तो अब ये एयरटेल वाला क्या करेगा, इसको एक पब्लिक आईपी अलॉट करेगा। अच्छा, लेकिन अब क्या कंफर्म है कि जो पब्लिक आईपी सुबह इसके पास दी थी वही पब्लिक आईपी इसको देगा वो? नहीं भाई, कोई कंफर्म नहीं है। एक्चुअल में क्या है कि भैया ये बंदा जब अपना घर से ऑफिस जा रहा था तो उसने अपना डेटा ऑन किया, और उस समय एयरटेल ने इसको पब्लिक आईपी दे दी। लेकिन ऑफिस पहुंचने के बाद इसने डेटा ऑफ कर दिया, तो ये पब्लिक आईपी तो अब यूज नहीं कर रहा ना। तो एयरटेल क्या करेगा, ये पब्लिक आईपी उसके लिए संभाल के रखेगा कि ले भाई तेरे लिए पब्लिक आईपी है? नहीं भाई, अब वो क्या करेगा, ये पब्लिक आईपी अगर उसे कहीं और इस्तेमाल करनी होगी तो भाई वहां इस्तेमाल करेगा ना। सीधी सी बात है कि भाई आप जब तक डेटा आपने ऑन रखा था और एयरटेल ने आपको पब्लिक आईपी दे दी थी, तब तक वो उस पब्लिक आईपी को छेड़ेगा नहीं बिल्कुल भी। लेकिन यार जब तुमने डेटा ही ऑफ कर दिया, तो फिर अब एयरटेल तुम्हारी उस पब्लिक आईपी को संभाल के क्यों रखेगा यार? कहीं और यूज हो रही होगी तो वो पब्लिक आईपी हो सकता है वहां दे दे। अब ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि जब तुमने ऑफिस की, अब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हुई, तुम घर गए, तुमने अपना डेटा ऑन किया, तो तुमने जब डेटा ऑन किया तो अब एयरटेल की जिम्मेदारी है तुम्हें पब्लिक आईपी देना। तो जरूरी थोड़ी ना यही आईपी उस समय भी अवेलेबल होगी इसके पास। तो भाई मान लो इसके पास आईपी थी 110.22.100.10, ये आईपी थी, इसने दे दी तुमको, और तुम अब उसको यूज कर रहे हो। तो तुम्हारे इस डिवाइस को क्या मिली, क्या आईपी एड्रेस सेम रहा? नहीं भाई, इसका आईपी एड्रेस क्या हुआ, चेंज होता रहा। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज, यहां पे डायनेमिक आईपी एड्रेस वाला कंसेप्ट चला। अच्छा, और देखो, अब तुम्हारा घरों में जैसे वाईफाई लगा होता है, ठीक है, तुम्हारे वाईफाई जैसे तुम अपने घर पे वाईफाई लगाते हो, तो तुम्हारा जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो तुम्हारे वाईफाई को, जो सफेद रंग का डब्बा होता है ना वाईफाई राउटर,
उसको एक पब्लिक आईपी दे देता है। अच्छा, अब वो पब्लिक आईपी उस वाईफाई राउटर के पास कब तक रहती है? जब तक वो ऑन है। अब मान लो रात को तुम सोने जा रहे हो, तुमने कहा यार अब वाईफाई बंद कर देते, तुमने ऑफ कर दिया, ठीक है, वाईफाई बंद, तो आपके राउटर को जो पब्लिक आईपी मिली हुई थी, अब आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के लिए वो पब्लिक आईपी फ्री हो गई ना। अब अगर कहीं और किसको यूटिलाइज करना तो कर देगा यूटिलाइज भाई। अब नेक्स्ट डे मान लो नेक्स्ट डे तुमने जब सुबह उठे, तुमने बाद में जाके अपना वाईफाई ऑन किया, तो फिर दोबारा से तुम्हारा वाईफाई ऑन हुआ, तो उसने जो तुम्हारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है उस समय अब उसको कोई ना कोई पब्लिक आईपी देनी पड़ेगी। तो जो भी पब्लिक आईपी उसके पास उस समय अवेलेबल होगी, वो पब्लिक आईपी आपके राउटर को दे देगा आगे काम करने के लिए, ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्या है हमारा डायनेमिक आईपी एड्रेसेस का। तो ये तो ऑब्वियस बात है, जैसे आप डेटा ऑन करोगे तो जैसे आपका जो भी पब्लिक आईपी अवेलेबल होगी वो आपको मिल जाएगी, यानी कि अब पब्लिक आईपी आपके लिए फिक्स नहीं रहेगी। अब बात आती है ऊपर जो लिखा हुआ है यार स्टैटिक आईपी एड्रेस, अब उसके बारे में कह रहे हैं भाई ये तो सेम रहेगा। हमने कहा यार ये सेम रहेगा, ये कौन सा चक्कर होता है यार। अब जरा इस बात को समझते हैं कि भाई ये आईपी एड्रेस सेम रहेगा का क्या मतलब है। देखो अब यहां पे हम स्टैटिक आईपी की बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैटिक आईपी क्या हुआ, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो आपने अपने मोबाइल में बैठे हुए हैं, आप अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपने अपने मोबाइल का वही अपना डेटा ऑन कर दिया। तो जैसे डेटा ऑन किया तो भाई आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है एयरटेल, उसने झट से, उसे पता लग गया आप वो कर रहे हो, तो उसने खट से आपको क्या दे दी, एक पब्लिक आईपी दे दी, ठीक है। जैसे पब्लिक आईपी दे दी 110.15.16.21, मान लो ये पब्लिक आईपी आपको मिल गई भाई। अच्छा, अब आपने मोबाइल में सबसे पहले क्या किया, फेसबुक ऑन किया। तो आपने जैसे अपने मोबाइल में जैसे फेसबुक को खोला तो क्या होगा, जैसे मान लो आपने अपना ब्राउजर खोला, इसमें उसमें लिखा www.facebook.com और लिख के एंटर मारा, तो अब क्या होगा कि ये आपका जो मोबाइल है, इस मोबाइल से एक रिक्वेस्ट जनरेट होगी, ठीक है। अब वो रिक्वेस्ट क्या होगी कि भाई मुझे facebook.com चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये रिक्वेस्ट जो जाएगी इंटरनेट पे आपकी facebook.com चाहिए, अब इसमें सोर्स एड्रेस किसका होगा, मतलब ये रिक्वेस्ट कौन कर रहा है भाई, ये रिक्वेस्ट कर रहा है 110.15.16.21 कर रहा है रिक्वेस्ट, ठीक है। यानी कि जब आपकी ये कोई रिक्वेस्ट जनरेट होगी तो रिक्वेस्ट आपके आईएसपी के पास जाएगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास। अब उसके पास ये रिक्वेस्ट आ गई, अब ये क्या करेगा आईएसपी, अब भाई देखो इंटरनेट पे मैंने आपको बोला, देखो हम लोग आईपी एड्रेस क्यों पढ़ रहे थे, क्योंकि मैंने बोला कि भैया जो भी आपका सिस्टम है, ये सिस्टम आपका नेटवर्क में तभी जुड़ेगा जब इसमें लैन कार्ड होगा। अच्छा, और लैन कार्ड आपको एक आईडी भी प्रोवाइड करता है, और लैन कार्ड के पास दो तरह की आईडी होती है, एक होता है मैक एड्रेस और एक होता है आईपी एड्रेस। अच्छा, ये मैक एड्रेस तो फिक्स्ड होता है, बट आईपी एड्रेस हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यानी कि इस आईपी एड्रेस की मदद से एक सिस्टम को पहचान मिलती है। अब क्या है कि यार इंटरनेट पे जितने भी कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, जितने भी सिस्टम्स कनेक्टेड है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है, हर डिवाइस को एक आईपी एड्रेस मिला हुआ है भाई। अब जैसे मान लो ये एक फेसबुक का सर्वर है, ठीक है, ये फेसबुक का सर्वर कंप्यूटर है। अच्छा, इस सर्वर कंप्यूटर को भी एक आईपी एड्रेस मिला होगा, मान लो इस सर्वर कंप्यूटर को आईपी एड्रेस मिला हुआ है 54.50.13.120, ये आईपी एड्रेस इसको मिला हुआ है सर्वर को। अच्छा, अब क्या है कि अब ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, ये facebook.com की रिक्वेस्ट भेजनी है, इस सिस्टम के लिए भेजनी है। अच्छा, लेकिन अब डेस्टिनेशन क्या है कि भाई अब उसको पता लग गया कि ये रिक्वेस्ट इस सिस्टम ने जनरेट करी है, सेंडर तो ये है,
जिसका आईपी एड्रेस मैंने लिख दिया ये आईपी। अब मैंने आपको बताया था ना ये पब्लिक आईपी पूरे वर्ल्ड में और किसी के पास नहीं होगा उस समय, जैसे इस मोबाइल के पास ये पब्लिक आईपी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उस समय उस दौरान ये पब्लिक आईपी पूरे वर्ल्ड में किसी के पास नहीं होगा, सिर्फ इस मोबाइल के पास होगा, ठीक है, क्योंकि जो पब्लिक आईपी होते हैं वो यूनिक रहते हैं। अच्छा अब क्या है कि भाई चलो जो अब ये फेसबुक के लिए जो रिक्वेस्ट का पैकेट बना, इसमें आ गया रिक्वेस्ट कि भाई facebook.com वाले को रिक्वेस्ट भेजनी है, इस रिक्वेस्ट को भेजने वाला इस आईपी एड्रेस जिस मशीन में है वो आईपी एड्रेस वाला है, वो मशीन वाला बंदा भेज रहा है। अच्छा लेकिन अब डेस्टिनेशन मतलब क्या है कि भेजना कहां पे है भाई इसको। अब हमने कहा कि भाई जहां पे फेसबुक का सर्वर होगा वहां पे, तो अब इंटरनेट पे कोई भी मशीन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ देयर आईपी एड्रेस। इसका मतलब जो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा उसको पता होना चाहिए कि फेसबुक के सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है। अब मान लो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, उसके पास लिस्ट पड़ी हुई है सारी, उसने अपनी लिस्ट में से चेक कर लिया कि भाई फेसबुक आईपी एड्रेस ये है 54.50.13.120, ये उसने आईपी एड्रेस है, तो ये पूरा पैकेट बना लिया, तैयार हो गया पैकेट पूरा। और ये पैकेट कहां भेज दिया गया, ये पैकेट इंटरनेट पे भेज दिया गया, ठीक है, ये पैकेट कहां भेज दिया गया, ये इंटरनेट पे भेज दिया गया। अब इस पैकेट में क्या है, सोर्स एड्रेस भी है, डेस्टिनेशन एड्रेस भी है, तो ये इंटरनेट पे घूमता फिरता जो भी है इस सर्वर तक पहुंच जाएगा। अब इस सर्वर को ये पैकेट जब मिलेगा तो सर्वर को क्या पता लग गया कि भाई कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो फेसबुक का होम पेज देखना चाहता है, उस भेजने वाले का आईपी एड्रेस ये है 110.15.16.21, ठीक है, और उसने मेरा डेस्टिनेशन डाल रखा था 54.50.13.120, तभी मेरे पास आया है। अच्छा अब ये फेसबुक का सर्वर क्या करेगा, इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा और इस रिक्वेस्ट का क्या बनाएगा, एक रिप्लाई तैयार करेगा। तो भाई उसने क्या करा, इस रिक्वेस्ट का एक रिप्लाई तैयार कर दिया। अच्छा उसमें अब क्या होगा, एफबी का होम पेज आ रहा होगा। अच्छा अब इसने सोर्स का एड्रेस यानी भेजने वाला कौन है, अब अपना डाला 54.50.13.120 और डेस्टिनेशन बता। अब ये रिप्लाई वाला पैकेट भेजना किसको है, 110.15.16.21, इस आईपी एड्रेस वाले को भेजना है। अब ये इंटरनेट के माध्यम से ये पैकेट यहां से होते हुए इस मोबाइल पर पहुंच जाएगा और यहां पे फेसबुक दिखने लगेगा। अच्छा अब एक चीज देखो यार, ये जो फेसबुक का ये जो सर्वर है इसको ये आईपी एड्रेस मिला हुआ है, ठीक है। अब मैंने आपको ये भी बोला था ना कि इंटरनेट जो हमारा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है इसके पास एक लिस्ट होगी जिसमें दे रखा होगा कि हाँ भी एफबी का आईपी एड्रेस ये रहा, गूगल का आईपी एड्रेस ये रहा, ठीक है, और मान लो याहू का आईपी एड्रेस ये रहा, यूट्यूब का आईपी एड्रेस ये रहा, इसके पास सब कुछ पड़ा होगा। अब ध्यान से देखो, ये जो फेसबुक का सर्वर है आपको क्या लगता है कि क्या ये आईपी एड्रेस चेंज होना चाहिए बार बार? नहीं भाई, ये फेसबुक वालों ने क्या कर रखा है, कुछ आईपी एड्रेस खरीद रखे हैं कि भाई ये आईपी एड्रेस सिर्फ हमारे लिए हम यूज करेंगे, हमारे अलावा कोई यूज नहीं करेगा। इसका उन्होंने अलग से चार्ज भी देते हैं, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस उन्होंने खरीद रखे हैं और ये आईपी एड्रेस उन्होंने मैन्युअली अपने सिस्टम्स में डाल रखे हैं, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस क्या रहेंगे, फिक्स रहेंगे। अगर मान लो ये सर्वर को ये ऑफ भी करते हैं और उसके बाद मान लो थोड़ी देर बाद सर्वर को ऑन भी करते हैं तो भी इस सर्वर के अंदर यही आईपी एड्रेस रहेगा, ठीक है। ये आईपी एड्रेस अपने आप चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं हमारे, ये होते हैं हमारे स्टैटिक आईपी एड्रेस। तो जितने भी सर्वर कंप्यूटर्स हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, अलग अलग सर्वर कंप्यूटर्स जो हैं, सब सर्वर कंप्यूटर के पास क्या है, एक एक स्टैटिक पब्लिक आईपी डला हुआ है सबके पास, ठीक है। सबके पास क्या डला हुआ है, एक एक पब्लिक स्टैटिक आईपी सबके पास अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि भैया दुनिया जहां से रिक्वेस्ट उन सर्वर्स पे आ रही है, तो भाई अगर उन सर्वर के आईपी एड्रेस बार बार चेंज होते रहेंगे तो हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की समस्या क्या होगी। जैसे मान लो अगर फेसबुक का आईपी एड्रेस रोज चेंज हो रहा है तो अब क्या होगा, जब भी कोई क्लाइंट फेसबुक की रिक्वेस्ट भेजेगा तो सबसे पहले उसके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को खोजना पड़ेगा कि भाई आज की तारीख में फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या हो गया, आज की डेट में फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या है, पहले वो खोजेगा और जब वो खोजेगा तब उसकी रिक्वेस्ट को आगे प्रोसीड करेगा। अब ये चीज उसको रोज करनी पड़ेगी भाई,
अगर सर्वर्स का आईपी एड्रेस रोज रोज चेंज होता तो ये करना पड़ता। तो भाई साहब इसलिए जितने भी सर्वर्स होते हैं, क्योंकि वो सर्वर्स दुनिया जहां से रिक्वेस्ट उनके पास आ रही है, तो वो लोग रिक्वेस्ट रिसीव करके लोगों को रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग रिक्वेस्ट रिसीव करते हैं उनका आईपी एड्रेस सेम रहना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उनका आईपी एड्रेस चेंज होता रहा तो भाई साहब फिर रिक्वेस्ट बार बार जाएगी कहां पे। लेकिन आप जैसे लोग हैं, जैसे जो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम लोग अपने मोबाइल फोन को यूज करके ये वेबसाइट खोलने की रिक्वेस्ट दे रही है, तो हमारा आईपी एड्रेस चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। क्योंकि भाई जिस समय मैं कोई रिक्वेस्ट दे रहा हूं तो उस समय जो मेरा आईपी एड्रेस है उसी पे मेरा रिजल्ट आना चाहिए, काम खत्म। लेकिन जितने भी सर्वर्स हैं उन सारे सर्वर्स का आईपी एड्रेस क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। ये कंपनी क्या करती है, कुछ आईपी एड्रेस परचेज कर लेती हैं और वही आईपी एड्रेस जो है अपने सर्वर्स में डाल देती, ताकि उनके सर्वर्स में और कोई दूसरा आईपी एड्रेस ना डाले, ठीक है जी। ये इतनी बात क्लियर सबको? वेबसाइट को फिक्स आईपी एड्रेस नहीं होता, वेबसाइट्स जिन सर्वर के अंदर पड़ी होती हैं उन सर्वर का फिक्स्ड आईपी एड्रेस होता है। मेहरुल अभी ना ये सब चीजें बेटा आगे की हैं, अभी आप इतना ज्यादा उत्सुक मत होइए, धीरे धीरे हम चीज को करेंगे ना। मैं अभी फर्स्ट क्लास में सारे हैवी कंसेप्ट लेके बैठ जाऊंगा तो आधों के तो दिमाग के ऊपर से निकल जाएगा, तो चीजें धीरे धीरे करी जाएंगी। एकदम से मैं इतनी सारी जो हैवी चीजें हैं वो एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकती, फर्स्ट टायर क्या है, सेकंड टायर क्या है, थर्ड टायर क्या है, अभी नहीं। सर एक बार कुछ नहीं बेटा, देखो सीधी सी बात है, इतना समझ लो कि यार इंटरनेट पे रिक्वेस्ट रिसीव करने वाले जितने बंदे हैं, रिक्वेस्ट रिसीव करने वाले, हम लोग किसी का आईपी पता कर सकते हैं? हाँ जी पता कर सकते हो शिवम कुमार जी, बिल्कुल पता कर सकते हो सर। ये 54 वाली सीरीज है, ये पब्लिक स्टैटिक आईपी है। यार देखो मैंने क्या बोला, स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी में क्या कंसेप्ट बताया कि भाई कई कंपनियां जो हैं अपने सर्वर के लिए जो आईपी एड्रेस लेती हैं वो परचेज कर लेती हैं, ठीक है। अब वो परचेज कौन सा आईपी एड्रेस करेंगी, ऑब्वियसली जो पब्लिक आईपी होगा उसी में से कोई एक अपने लिए रख लेंगी ना, ठीक है। जो भी पब्लिक आईपी होगा, जो पब्लिक आईपी वाली जो सीरीज होंगी उन सीरीज में से कोई एक आईपी एड्रेस वो परचेज कर लेंगे अपने लिए कि भाई ये आईपी एड्रेस किसी को मत देना, क्योंकि ये आईपी एड्रेस हम परमानेंटली अपने सर्वर पे लगा रहे हैं, ठीक है। दीप आपको जैसे हमने क्लास ए में बेटा पढ़ा था कि वहां पे कितने सारे आईपी एड्रेस आ गए थे भाई साहब, 126 डिफरेंट नेटवर्क थे और हर नेटवर्क के अंदर 167772214 इतने सारे आईपी एड्रेस पड़े हुए थे यार। तो आईपी एड्रेस की कमी नहीं है भाई, बहुत सारे आईपी एड्रेसेस अवेलेबल हैं, ठीक है। बट ये है कि जितने भी सर्वर्स होंगे उन सब सर्वर को एक पब्लिक आईपी तो परमानेंट अपने लिए परचेज करके रखना पड़ेगा यार, क्योंकि जैसे अब फेसबुक है, अब फेसबुक का सर्वर का आईपी एड्रेस अगर चेंज होता रहेगा तो कैसे काम कैसे चलेगा। फेसबुक के सर्वर का आईपी एड्रेस तो एक ही रहना चाहिए ना, ताकि कोई भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने क्लाइंट की रिक्वेस्ट उस तक भेज सके। अब मान लो फेसबुक का आईपी एड्रेस ही चेंज होता रहेगा तो हर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को पहले फेसबुक की रिक्वेस्ट आगे फॉरवर्ड करने से पहले पता करना पड़ेगा कि इस समय फेसबुक का आईपी एड्रेस क्या हो रखा है, तो ये तो काम बढ़ जाएगा ना बहुत ज्यादा। दिशांत अभी डीएनएस की बात करेंगे बेटा आगे, अभी अभी पता देखो सुनो ध्यान से, आप लोग पता क्या करने लग जाते हो, आप ना आगे आगे के टॉपिक्स की रिलेटेड चीजें पूछने लग जाते हो, ठीक है। तो उसका ना अभी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि मैं वो चीजें अभी आपके साथ डिस्कस नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि भाई हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, जैसे कोर्स हमारा चल रहा है उसी के अकॉर्डिंगली स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने आगे करना है। अब ये डीएनएस क्या है, ठीक है, डोमेन नेम रेजोल्यूशन का क्या कंसेप्ट होता है, ये हमने आगे जब
टॉपिक्स आएंगे हमारे, तब उनमें के अंदर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब आप कर लेना यहाँ पे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई वीरेंद्र जी, अभी मैंने आपको इतना एग्जाम्पल बताया और मैंने उसमें बोला कि भैया मोबाइल का आईपी एड्रेस फिक्स कैसे होगा। आपने आईपी एड्रेस परचेज कर रखा है क्या? आपने आईपी एड्रेस परचेज नहीं किया भैया। आप जो उसको जो रिचार्ज कराते हैं, जैसे 300 रुपए का 400 रुपए का जो आप रिचार्ज कराते हैं, उसमें आप ये कह रहे हो कि मुझे इंटरनेट की सुविधा चाहिए। आईपी एड्रेस आप कोई भी पब्लिक आईपी दे दो मुझे, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इंटरनेट की सुविधा चाहिए। आईपी एड्रेस वही लोग परचेज करते हैं जिनको अपने सर्वर्स में सर्वर पे आईपी एड्रेस डालना हो, क्योंकि सर्वर का आईपी एड्रेस चेंज नहीं करना होता है, सर्वर का आईपी एड्रेस सेम रखना होता है। खुद सोचो ना यार, अगर भाई जो सर्वर का आईपी एड्रेस अगर चेंज होता रहेगा, तो जब भी किसी बंदे की रिक्वेस्ट उस सर्वर पे जाएगी तो हर बार पहले इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को यह पता करना पड़ेगा कि अभी उस सर्वर का आईपी एड्रेस क्या हो रखा है। तो ये तो काम पॉसिबिलिटी नहीं हो रही ना यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ये बात जो मैंने बताई है, आई थिंक ये सब सबको क्लियर होगी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, स्टैटिक आईपी का क्या हिसाब किताब है और पब्लिक डायनेमिक आईपी का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि जो क्लासेस हो गई हमारी यहाँ पे, ठीक है। इस क्लास के अंदर जो हमारी क्लास ए है, ठीक है, इस क्लास ए के अंदर हमारे पास एक तो डिफॉल्ट रूटिंग वाली आईपी होती है, ठीक है। उसके बाद एक लूप बैक आईपी होती है, लूप बैक आईपी की सीरीज होती है एक। इसके अलावा हमारे पास एक प्राइवेट आईपी की सीरीज होती है, ठीक है, और एक पब्लिक आईपी की सीरीज होती है, ठीक है। और ये जो पब्लिक आईपी है इसमें स्टैटिक आईपी भी मिल सकती है, स्टैटिक आईपी होती है, और डायनेमिक आईपी होती है, ठीक है। अच्छा, ये प्राइवेट आईपी जो है ना, इसमें भी हमारे पास स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी का कंसेप्ट यहां पे भी हो सकता है, ठीक है। स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी यहां पे भी ये कंसेप्ट आ सकता है। ठीक उसी प्रकार से क्लास जब बी की बात करेंगे हम लोग यहां पे, तो क्लास बी में एक हमारे पास पीपा वाली सीरीज होती है। उसके अलावा क्लास बी में प्राइवेट आईपी होती है, और मैंने बोला था प्राइवेट में भी आपको स्टैटिक और डायनेमिक आईपी का कंसेप्ट आ जाएगा, और प्लस उसके अलावा पब्लिक आईपी भी होती है, और पब्लिक आईपी के अंदर भी आपको स्टैटिक और डायनेमिक का कंसेप्ट मिलेगा, ठीक है। सेम उसी तरह से क्लास सी के अंदर तो वही अपना एक प्राइवेट आईपी की सीरीज होती है, उस प्राइवेट आईपी की सीरीज में स्टैटिक होता है और डायनेमिक भी होगा, ठीक है। और ऐसे इसमें पब्लिक आईपी की सीरीज भी होगी, और जो क्लास बी की पब्लिक आईपी सीरीज है उसमें भी स्टैटिक और डायनेमिक का कंसेप्ट होता होगा। अच्छा, अब ये पब्लिक आईपी के केस में स्टैटिक और डायनेमिक की बात तो समझ में आ गई कि भाई जितने भी इंटरनेट पे सर्वर्स मौजूद हैं, हर सर्वर को एक स्टैटिक पब्लिक आईपी मिली होगी, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या समझ में आ गया कि भाई इस इंटरनेट की दुनिया में, ये इंटरनेट की दुनिया जो है हमारी, इस इंटरनेट की दुनिया में जितने भी सर्वर्स अवेलेबल हैं, जितने भी सर्वर्स हैं, ठीक है, जितने भी सर्वर्स अवेलेबल हैं,
ये सारे के सारे सर्वर्स क्या लेकर बैठे हुए हैं? ये सारे के सारे सर्वर्स लेके बैठे हुए हैं स्टैटिक पब्लिक आईपी। ठीक है, ये सर्वर है, ये भी स्टैटिक पब्लिक आईपी लेकर बैठा हुआ है भाई। ठीक है, जितने भी सर्वर हैं ये सर्वर भी एक स्टैटिक पब्लिक आईपी लेकर ये भी बैठा होगा भाई साहब। ठीक है, तो जितने भी सर्वर्स हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो सारे के सारे स्टैटिक पब्लिक आईपी लेकर बैठे हैं। और इंटरनेट पे हमारे जितने भी यूजर्स हैं, जैसे जो अपने मोबाइल फोन के मोबाइल यूजर्स हैं, ठीक है, अब उसके बाद जैसे सपोज मान लो कोई डेस्कटॉप सिस्टम का यूज कर रहे हैं, वो वाले यूजर्स हैं, लैपटॉप वाले यूजर्स हैं, ठीक है, कोई अपना टैबलेट यूज कर रहे हैं, वो वाले यूजर्स हैं। तो भाई साहब ये जितने ये सारे के सारे कौन है? यूजर्स हैं। ठीक है, तो ये जितने भी लोग होते हैं ये कौन होते हैं? ये रिक्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं। ठीक है, और ये सर्वर्स जो होते हैं ये कौन होते हैं? ये रिक्वेस्ट रिसीव करने वाले लोग होते हैं। ठीक है भाई, मोबाइल फोन वेबसाइट को खोलने की रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, यानी कि एक तरह से देखो ध्यान से, ये मोबाइल यूजर्स क्या करेंगे भाई साहब? ये रिक्वेस्ट देंगे। ये टैबलेट वाला भी कोई अलग अलग चीजों को खोलने के लिए रिक्वेस्ट देगा, डेस्कटॉप वाला भी कोई वेबसाइट को खोलने के लिए क्या करेगा? रिक्वेस्ट देगा, लैपटॉप वाला भी कोई वेबसाइट खोलने के लिए रिक्वेस्ट देगा। अच्छा, ये सर्वर रिक्वेस्ट रिसीव करेंगे और ये क्या देंगे? ये रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, ये सारे के सारे क्या देते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। तो भाई जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये लोग जो रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहे हैं, जो रिक्वेस्ट को रिसीव करने वाले बंदे हैं, इनका आईपी सेम होना चाहिए, क्योंकि अगर इनके आईपी चेंज होते रहेंगे तो लोग रिक्वेस्ट भेजेंगे कहां पे? ठीक है, तो ये जो मोबाइल यूजर्स हैं भाई, इनके पास डायनेमिक पब्लिक आईपी होगा भाई। जब ये डेटा ऑन करेंगे इनको आईपी मिल जाएगा। ठीक है, तो जब जब ये डिवाइसेस जब जब अपना इंटरनेट ऑन करेंगे इनको एक डायनेमिक पब्लिक आईपी मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि अगली बार जब ये ऑन करेंगे डेटा तो कोई दूसरा आईपी मिल सकता है, लेकिन ये जितने भी सर्वर्स हैं इनका आईपी सेम रहेगा, इनका आईपी किसी हालत में चेंज नहीं होने वाला। ठीक है जी, अब ये पब्लिक आईपी के केस में स्टैटिक और डायनेमिक की बात समझ में आई सबको कि नहीं आई? अभी भाई ऑब्वियस बात है, जूम का जो सर्वर होगा उसके पास स्टैटिक आईपी होगी, जूम के सर्वर के पास। चलिए बढ़िया। सर अगर कोई स्टैंडर्ड वेबसाइट फॉर एग्जांपल की स्मॉल, भाई जो भी वेबसाइट है वो वेबसाइट किसी ना किसी वेब सर्वर के अंदर डली होगी, तभी वो इंटरनेट पे लाइव होती है। तो वेब सर्वर का आईपी एड्रेस तो हमेशा स्टैटिक होगा ना। वेब सर्वर, जहां पे सर्वर आ गया, सर्वर मतलब उसको स्टैटिक आईपी ही देना पड़ेगा भाई। अच्छा, अब यहां पे एक और चीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, नेट, क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी यहां पे ये भी बताया कि भाई ये जो हमारा क्या नाम है प्राइवेट आईपी, उसमें भी डायनेमिक और स्टैटिक का कंसेप्ट बनता है। अब कैसे बनता है यार ये? तो ये हमें समझ में आएगा नेट के द्वारा। अब देखो नेट में होता क्या, अब जरा ध्यान से सुनते जाना इस पूरी कहानी को और शांति से नेट का पूरा कंसेप्ट समझते जाना, तभी तुम्हारे दिमाग में बात घुसेगी, अदरवाइज नहीं घुसेगी। अब ध्यान से देखते जाओ। मान लो मेरे पास 1 2 और ये 3 सिस्टम्स हैं और मुझे इन तीनों सिस्टम में नेटवर्किंग करनी है। तो मैंने एक डिवाइस ले आया जिसके द्वारा मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। ठीक है, डिवाइस क्या है क्या नहीं है बाद में पढ़ेंगे। अब मैं ये डिवाइस ले आया भाई, अब मैंने इस डिवाइस के द्वारा इन तीनों सिस्टम्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तीनों सिस्टम क्या हो गए? आपस में कनेक्ट हो गए। लेकिन अब कनेक्ट होने के बाद, अभी तो ये कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन अब मुझे पता है मेरा ये सिस्टम है, इसके पास भी एक लैन कार्ड होगा, इस सिस्टम में भी एक लैन कार्ड होगा, इस सिस्टम में भी एक लैन कार्ड होगा। तो यार आईपी एड्रेस तो देना पड़ेगा ना, बिना आईपी एड्रेस दिए तो फिर काम नहीं बन पाएगा। अभी तो तारों से तो जोड़ दिया,
लेकिन आईपी एड्रेस तो दोगे ना, बिना आईपी एड्रेस ये काम कैसे चलेगा। तो अब हमने कहा आईपी एड्रेस कहां जाके देंगे भाई, तो देखो एक चीज मैं दिखाता हूं यहां पे, एक होता है हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग का ऑप्शन, इस पे जाते हैं हम लोग। यहां पे होता है ईथरनेट, क्योंकि जो लैन कार्ड होता है उसको हम एनआईसी या ईथरनेट कार्ड भी कहते हैं, ठीक है। अब यहां पे मैं ईथरनेट पे है, यहां पे लिखा चेंज अडेप्टर ऑप्शंस, इस पे क्लिक करा, ये खुल जाएगा। अब यहां पे मेरे पास है ईथरनेट का, इसको सेलेक्ट करता हूं, इस पे राइट क्लिक करता हूं और यहां पे प्रॉपर्टीज पे गया, और जब मैं इसके प्रॉपर्टीज पे जाऊंगा तो प्रॉपर्टीज में ना यहां पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4, इसको सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज में चले गए। अब देखो यहां पे ठीक है, एक मिनट मैं जरा इसका स्क्रीनशॉट लेके समझाना शुरू करता हूं। MS पेंट, ठीक है, ये मैं एक बार ले आया यहां पे, और अब देखो मैंने यहाँ पे 10.0.0.5 लिखा, जैसे ही टैब दबाऊंगा अपने आप ही नीचे यहाँ पे आपके सामने ये सबनेट मास्क अपने आप फिल हो गया, ठीक है। अब जरा एक बार इसको भी सेलेक्ट करके वहां पे लगा देता हूं ताकि कंपैरिजन हो सके पूरा। ठीक है, देखो अब यहां पे जब इस ऑप्शन पे गए, ठीक है, तो यहां पे आपको दो चीजें दिखाई दे रही हैं भाई। एक चीज है जिसपे लिखा हुआ है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, और दूसरा दे रखा है यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस। तो यहां पे क्या है, जब आप चाहते हैं कि आपकी मशीन को डायनेमिक आईपी मिले, ठीक है, यानी कि जरूरत के हिसाब से जो आईपी अवेलेबल हो वो अवेलेबल आईपी मिल जाए, तो आप ये ऑप्शन ऊपर चूज कर लेंगे ऑब्टेन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली वाला। लेकिन अगर आप ये बोलते यूज द फॉलोइंग आईपी, और आप देख रहे हो कि इसमें मैंने खुद ही आईपी डाल दी, जैसे सेकंड केस जो था हमारा, इस सेकंड केस के अंदर मैंने क्या करा, खुद ही आईपी डाल दी 10.0.0.5। अच्छा देखो जैसे मैंने आईपी डाली, ये जो नीचे सबनेट मास्क है ना अपने आप आ गया, देखो, और क्या लिखा रहा है 255.0.0.0। आपको बताया था ना सबनेट मास्क आ जाता है। अब सबनेट मास्क देखकर क्या पता लग रहा है कि यार जो ऊपर आईपी दे रखे इसमें पहला नंबर जो है नेटवर्क का है और बाकी 3 होस्ट के हैं। अच्छा जब मैं खुद आईपी यहां पे डाल दूंगा तो ये कौन सी हो गई, ये हो गई स्टैटिक आईपी, यानी ये आईपी तब तक सेम रहेगी जब तक कि मैं खुद अपने आप चेंज ना कर दूं। तो ऐसे ही क्या होता है, जो जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई एक सर्वर कंप्यूटर है, ठीक है, और मैंने कोई पब्लिक आईपी परचेज कर ली है, तो मैं क्या करता हूं यहीं पे आकर ना वो पब्लिक आईपी अपनी डाल देता हूं। तो एक बार यहां पे पब्लिक आईपी डाल दी, अब ये सेम रहेगी जब तक मैं खुद चेंज ना करूं, ठीक है। तो यहां आपने देखा कि हाँ भाई ऊपर अगर ऑप्शन चूज किया हुआ है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, तो वहां पे चेंज हो सकते हैं आईपी एड्रेस। लेकिन अगर मैं यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस में जाके अगर अपनी मर्जी से आईपी एड्रेस डाल दूंगा तो वही आईपी एड्रेस रहेगा सब में, ठीक है। इतने बात समझ में आ गई सब लोगों को, इसमें कोई दिक्कत परेशानी किसी को? और इसमें बहुत सारे ऑप्शन और दिख रहे हैं, डिफॉल्ट गेटवे, ये सब अभी 2 मिनट बाद, डिफॉल्ट गेटवे तो अभी पता लग जाएगा थोड़ी देर में। बाकी ये प्रेफर डीएनएस, इसकी कहानी हम आगे समझेंगे, अभी इससे कोई डिस्कशन नहीं है। अभी तक जो बात बताई वो समझ में आई सबको कि नहीं? समझ गए सर? ओके जी, चलो जी, अब आ जाओ वापस अपने उसी पे, ठीक है। तो भाई मैंने वही ऑप्शन खोला और मान लो इसमें आईपी दे दी मैंने 10.0.0.5,
इस कंप्यूटर को आईपी दे दी 10.0.0.6 और इसको दे दी 10.0.0.7। ये आईपी मैंने इनको दे दी। अच्छा जी, अब क्या हुआ आईपी देने के बाद? अब ये भाई जब आईपी एड्रेस इनको मिल गए तो ये अपना नॉर्मल जो इंटरनेट वाला नॉर्मल नेटवर्क वाला जितना काम है वो सारा कर रहे हैं। यानी कि अब यहाँ पे शेयरिंग ऑफ डेटा भी हो पा रहा है, शेयरिंग ऑफ डेटा हो पा रहा है यहाँ पे, प्लस इसके अलावा ये लोग क्या कर पा रहे हैं, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज भी कर पा रहे हैं। ठीक है, जो नेटवर्क का बेसिक फायदा था वो शेयरिंग ऑफ डेटा एंड शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज था, वो दोनों चीजें यहां पे परफॉर्म हो रही हैं। अच्छा भाई, अब क्या हुआ, अब इस कंपनी के पास कोई ऐसा काम आया जहां पे इन सबको इंटरनेट की जरूरत पड़ने लग गई। तो कंपनी ने कहा ठीक है भाई, अब इंटरनेट की रिक्वायरमेंट वाला काम आ गया है तो इंटरनेट तो चाहिए, तो इंटरनेट लगवाओ। अच्छा, अब इन्होंने क्या करा, एयरटेल कंपनी से इंटरनेट ले लिया। ठीक है भाई, तो एयरटेल कंपनी से जब इंटरनेट लिया तो एयरटेल कंपनी वाले क्या कर गए, यहां पे एक सफेद रंग का डब्बा यानी अपना वाईफाई राउटर लगा गए यहां पे। ठीक है, अच्छा ये जो राउटर है, इस राउटर की क्या क्या आईडी होगी, इस राउटर के पास एक पब्लिक आईपी होगी। ठीक है, इस राउटर को क्या दे रखी होगी, जैसे एयरटेल का, ये एयरटेल ने इसका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है तो उसने इसको एक पब्लिक आईपी दे रखी होगी। मान लो फॉर एग्जांपल इसको जो पब्लिक आईपी दे रखी है वो दे रखी है 120.10.5 और 7, ये इसको पब्लिक आईपी दे रखी है। अच्छा, इसी में एक प्राइवेट आईपी की सीरीज भी प्राइवेट आईपी भी डाल रखी है, फॉर एग्जांपल 192.168.0.1 और प्लस इसके अलावा इस राउटर का एक और आईडी होती है दैट इज कॉल्ड एज अ मैक एड्रेस। ठीक है, तो ये राउटर भैया उन्होंने लाके फिक्स कर दिया। तो अब ये राउटर जो है आपका आईएसपी के द्वारा यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा इंटरनेट की दुनिया से कनेक्टेड है। ठीक है, इंटरनेट की दुनिया से ये राउटर कनेक्टेड है क्योंकि उसके पास एक पब्लिक आईपी है और ये उस पब्लिक आईपी का इस्तेमाल करके इंटरनेट पे कुछ भी भेज सकता है भाई, कहीं पे भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। अच्छा, अब क्या है कि अब भाई इस कंपनी ने ये राउटर लगवाया है तो अब क्या होगा कि भैया इस कंपनी वाले जो हैं, ठीक है, अब इन्होंने इस राउटर को भी इस डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दिया। अच्छा, अब ये राउटर जैसे इस डिवाइस के साथ कनेक्ट हुआ तो राउटर भी इस नेटवर्क में आ गया। अच्छा, अब क्या है, एक तो ये इस राउटर को कनेक्ट करेंगे और उसके बाद ना यहां पे जो ऑप्शन था ना, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, जो अभी हमने देखा यहां पे ऑप्शंस, जो ऑप्शंस हम देख रहे थे उसमें एक ऑप्शन हमने देखा था ना, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक वाला, ये रहा। तो भाई यहां पे ये जो ऑप्शन था ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन वो ऑन कर देंगे सब में, और ये जैसे ही ऑन करेंगे तो ये नीचे आईपी एड्रेस हट जाएगा। यानी जैसे इस वाले में ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन ऑन हो रखा ना, तो देखो नीचे सारा हट गया, ऐसे ही इसमें भी होगा। तो ये वाला ऑप्शन ये लोग ऑन कर देंगे, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। अब क्यों, अब जैसे ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली करेंगे तो भाई साहब यहां से आईपी हट जाएंगे सब जगह से। हमने कहा वो तो हट जाएंगे लेकिन फिर बिना आईपी के तो काम नहीं हो पाएगा ना। एक्चुअल में चक्कर क्या है कि यार ये जो हमारा राउटर है, इस राउटर की एक सर्विस होती है जिसका नाम है DHCP सर्विस, इसको हम कहते हैं डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। अच्छा, ये जो DHCP जो सर्विस है इस राउटर के पास, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि जो भी सिस्टम्स इस राउटर वाले नेटवर्क के अंदर आ रहे हैं उन सारे सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना, लेकिन कौन सा, ये प्राइवेट आईपी वाला एड्रेस प्रोवाइड की सीरीज का एड्रेस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो अब ये DHCP ने क्या करा, इस सिस्टम को आईपी दे दिया 192.168.0.2 दे दिया, इसको दे दिया 192.168.0.7 दे दिया, इसको 192.168.0.10 दे दिया। तो अब इसने क्या करा, अब देखो ये
इस राउटर के पास ये प्राइवेट आईपी ये रही, और इसी सीरीज की प्राइवेट आईपी सबको दे रखी है। तो अब इस डीएचसीपी ने इसी सीरीज की प्राइवेट आईपी सबको क्यों दी? क्योंकि हमें पता है कि नेटवर्क में वही सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं जिनकी प्राइवेट आईपी सेम सीरीज की होगी, तभी इनको सेम सीरीज दे रखी है ना। अच्छा चलो, अब ये आईपी एड्रेस चलो डीएचसीपी ने दे दिए, ठीक है भाई। अब इससे क्या होगा, अब सपोज मान लो ये वाला जो सिस्टम है, इस वाले सिस्टम ने फेसबुक ओपन करनी थी, तो भाई इसने लिखा www.facebook.com। अब क्या होगा यहां पे कि भाई अब एक पैकेट जनरेट होगा जिसमें होगा कि यार फेसबुक के लिए रिक्वेस्ट है, फेसबुक के लिए एक रिक्वेस्ट पैकेट जनरेट होगा, ठीक है। अच्छा, इस रिक्वेस्ट पैकेट में सोर्स का आईपी लिखा होगा 192.168.0.2, लेकिन डेस्टिनेशन का आईपी पता है यहां पे क्या लिखा होगा? यहां पे फेसबुक के सर्वर का नहीं, बल्कि क्या होगा, राउटर का आईपी होगा 192.168.0.1, ये आईपी होगा यहां पे, ठीक है। अब ये जो पैकेट बना, ये पैकेट क्या होगा, ये पैकेट भैया यहां पहुंचेगा, फिर यहां से इस राउटर के पास पहुंच जाएगा। अब राउटर के पास पैकेट पहुंच गया कि भाई साहब कोई मेरे नेटवर्क में एक बंदा है, वो फेसबुक का पेज खोलना चाहता है। अच्छा, पहले तो राउटर उसकी एंट्री चढ़ा लेगा, एंट्री कर लेगा कि हाँ भाई कौन सा आईपी वाला खोलना चाहता है, तो उसने नोट कर लिया कि भैया ये 192.168.0.2 वाला जो है ये एफबी का होम पेज, इसने एफबी के लिए रिक्वेस्ट जनरेट करी है। अच्छा, लेकिन अब क्या करेगा ये जो राउटर है, अब ये इसकी रिक्वेस्ट में एड्रेस ट्रांसलेशन करेगा। मतलब क्योंकि भाई यहां तो प्राइवेट आईपी डली है ना, प्राइवेट आईपी से इंटरनेट पे कम्युनिकेशन तो नहीं हो सकता, तो इसने क्या करा, अब ये जो फेसबुक का रिक्वेस्ट वाला पेज है, एफबी का जो ये रिक्वेस्ट का पेज था, जो पैकेट था, अब इसने सोर्स में क्या करा, ये आईपी एड्रेस हटा देगा और अपना पब्लिक आईपी डाल देगा 120.10.5.7। अब इसने अपना पब्लिक आईपी क्यों डाला? अरे भाई इंटरनेट पे कोई भी रिक्वेस्ट प्राइवेट आईपी वाली तो जा ही नहीं सकती, पब्लिक आईपी वाली जाएगी। और यहां पे इस पब्लिक आईपी किसके पास है? राउटर के पास है, तो उसने अपनी पब्लिक आईपी लगाई। और डेस्टिनेशन में इसने क्या करा, फेसबुक के, अब जैसे मान लो ये फेसबुक का सर्वर है, ठीक है, इस फेसबुक के सर्वर के पास आईपी डली है मान लो 110.3.3.3, मान लो ये आईपी डली हुई इसके अंदर। तो भाई यहां पे इसने डेस्टिनेशन डाला 110.3.3.3 और फिर ये रिक्वेस्ट इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक के पास भेज दी। लो जी, अब फेसबुक के पास जब ये रिक्वेस्ट आ गई, तो अब फेसबुक वाला क्या करेगा, वो अपना एक होम पेज जो है वो बनाएगा, ठीक है। क्या करेगा, होम पेज तैयार करेगा अपना, यानी कि अब ये फेसबुक वाला जो है रिस्पॉन्स वाला पैकेट बनाएगा अपना, ठीक है। अब वहां पे उसने फेसबुक का होम पेज तैयार कर दिया। अच्छा, अब सोर्स में क्या डालेगा, सोर्स में अपना डाल देगा 110.3.3.3 और डेस्टिनेशन में क्या डाल देगा, इस राउटर का जो आईपी एड्रेस है वो डाल देगा, क्योंकि रिक्वेस्ट इसको यहीं से आई है ना, तो ये डाल देगा 120.10.5.7। अब ये रिस्पांस जो इसने बनाई है इंटरनेट पे भेजा, और इंटरनेट से ये रिस्पांस किसके पास पहुंच गया, इस राउटर के पास पहुंच गया। अब इस राउटर ने चेक किया कि भाई ये जो रिस्पांस मेरे पास आया है, अब इसके पास यही पैकेट आया ना पूरा, तो अब वो चेक करेगा कि भाई ये पैकेट मैंने किसके लिए ऑर्डर किया था। अच्छा, वो देखेगा यार इसके लिए ऑर्डर किया था, तो अब वो क्या करेगा, अब ये जो फेसबुक का जो ये रिस्पांस, फेसबुक की तरफ से जो रिस्पांस आया है, ठीक है, ये एफबी का जो होम पेज एज अ फेसबुक के रिस्पांस की तरह आया है, इसका सोर्स का एड्रेस चेंज कर देगा। अब सोर्स में क्या डाल देगा, अपना एड्रेस डाल देगा 192.168.0.1 और डेस्टिनेशन में क्या डाल देगा, भाई किसने डिमांड करी थी, इसने 0.2 वाले ने, तो 192.168.0.2 और उसके बाद ये पैकेट जो है इस सिस्टम के पास पहुंच जाएगा। तो यहां पे क्या हो रहा है, बीच बीच में एड्रेस चेंज होते जा रहे हैं ना, तो ये चेंजेस कौन कर रहा है, ये राउटर कर रहा है, क्योंकि
जो भी रिक्वेस्ट उसे इंटरनेट पे भेजनी है वो उस रिक्वेस्ट में पहले अपना पब्लिक आईपी लगा के फिर भेज रहा है, ठीक है। और जब वहां से रिक्वेस्ट का रिप्लाई आ रहा है तो राउटर के पास आ रहा है, राउटर फिर उसमें जिस कंप्यूटर के लिए वो, जिस कंप्यूटर ने वो उस चीज के लिए डिमांड करी थी उसका पब्लिक आईपी, उसका प्राइवेट आईपी लगा के फिर उसको भेज देता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो प्राइवेट आईपी है उसमें भी आपका स्टैटिक और डायनेमिक का कंसेप्ट बन रहा है। अगर आप प्राइवेट आईपी वहां पे डायरेक्ट डाल देते हैं, जैसे हमने 10 वाली आईपी पहले सिस्टम्स में डाल रखी थी, तो वो क्या थी, वो थी हमारी स्टैटिक आईपी, यानी हमने खुद डाली थी। फिर जब हमने इस राउटर को लगाया, जब इंटरनेट का कनेक्शन लिया, तो हमने वो आईपीस हटा दी और ऑप्शन चूज कर लिया ऑब्टेन एन आईपी ऑटोमेटिकली। तो अब क्या होगा, अब हमारे सिस्टम को डायनेमिक आईपी मिलती रहेगी। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे ये सिस्टम है, इसको 192.168.0.10 मिला हुआ है। अब कल को मान लो ये सिस्टम ऑफ कर दिया हमने, ये सिस्टम हमने बंद कर दिया, तो इसका ये आईपी फ्री हो गया। अब डीएचसीपी इसका आईपी अपने पास रख लेगा। अच्छा, अब सपोज मान लो ये कल आके हमने सिस्टम को ऑन किया, तो जरूरी नहीं इसको वही आईपी मिले, हो सकता है इस बार इसको आईपी मिल जाए 192.168.0.3 मिल जाए आईपी, कुछ भी मिल सकता है भाई इसको। तो ये क्या है, ये हमारा डायनेमिक आईपी है, ठीक है। तो ये डायनेमिक और स्टैटिक का कंसेप्ट प्राइवेट आईपी वाले नेटवर्क में भी चल सकता है, और ये सेम टू सेम कंसेप्ट जो है हमारा पब्लिक आईपी वाले केसेस में भी चल सकता है। और उसके साथ साथ ये नेट का कंसेप्ट क्या होता है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, जहां पे एड्रेसेस, जो आईपी एड्रेसेस होते हैं वो पैकेट में चेंज होते रहते हैं ताकि रिक्वेस्ट को प्रॉपर वे में प्रोसेस किया जा सके। तो दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो ये नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन समझ में आया? यस 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 यस, ठीक है। डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, इसका काम है आईपी एड्रेस अलॉट करना, ठीक है। तो ये आईपी एड्रेस देने वाला ठेकेदार है, जिसको एक सीरीज हमने दे दी कि भाई तूने नेटवर्क में जो भी सिस्टम जुड़ेंगे उनको यही आईपी देना है, तो वो आईपी उसको प्रोवाइड कर देगा अपना आराम से, ठीक है। तो ये नेट का कंसेप्ट समझ में आया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा कंसेप्ट और है जिसको हम लोग कहते हैं अपीपा। ये भी सुन लो अपीपा के बारे में। तो ये अपीपा जो है इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक, एक यार, हाँ ठीक है, भेजो भेजो। तो हाँ, अब हमारे अपीपा के हैं, तो अपीपा की फुल फॉर्म है अपना ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग, ठीक है। और अपीपा, APIPA, अपीपा ऑटोमेटिक प्राइवेट आईपी एड्रेसिंग। अब ये जो अपीपा है, इट इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इट इज अ फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो भाई जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये उसका एक फीचर है, ठीक है। क्या है ये? उसका एक फीचर है। अच्छा, और ये फीचर क्या करता है? दैट अलाउ कंप्यूटर to automatically assign itself a private IP address, ठीक है, when it cannot obtain an IP address
फ्रॉम DHCP। जब वो DHCP से उसको आईपी एड्रेस नहीं मिलता तब। अब देखो इस सिनेरियो को थोड़ा समझते हैं हम यहाँ पे। तो ये एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आपको इस सिनेरियो समझ में आ जाए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। अब देखो यार यहाँ पे हमारे पास, जैसे मैं अभी एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ये सिस्टम्स मेरे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, 3 सिस्टम्स मेरे पास अवेलेबल हैं। ये इन तीनों को जोड़ने के लिए एक नेटवर्क डिवाइस है जिसके द्वारा तीनों सिस्टम्स को हमने जोड़ दिया। अच्छा, हमने इन तीनों सिस्टम्स को आईपी एड्रेस दे दिया 10.0.5, 10.0.0.6 और 10.0.0.7। अच्छा, अब ये सब में आईपी डल गया। अब ये भैया जो नेटवर्क का बेनिफिट होता है, दैट इज शेयरिंग ऑफ डेटा, वो बेनिफिट ये लोग उठा रहे हैं, प्लस शेयरिंग ऑफ रिसोर्स, ये बेनिफिट ये लोग उठा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हमने बोला कि भाई साहब अब हमें इंटरनेट की सुविधा, इंटरनेट वाला काम भी करवाना है, तो इंटरनेट प्रोवाइड करना पड़ेगा इनको। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या लगवा दिया, यहाँ पे एक वाईफाई राउटर लगवा दिया। ये राउटर लग गया भाई इसके यहाँ पे। अच्छा, और हमने ये भी पता लगा कि इस राउटर के पास एक पब्लिक आईपी होगी जिसके द्वारा ये लोगों की रिक्वेस्ट इंटरनेट पे भेजेगा। उसके बाद इस राउटर के पास एक प्राइवेट आईपी भी होगी। फॉर एग्जाम्पल इसके पास प्राइवेट आईपी की कौन सी सीरीज है, 192.168.0.1 वाली सीरीज है, और एक मैक एड्रेस भी होगा भाई इसके पास। अच्छा, और जैसे हम इस राउटर को इस डिवाइस के साथ जोड़ेंगे तो इस राउटर इस नेटवर्क का हिस्सा बन जाएगा। और मैंने बोला था कि इस राउटर का एक और मित्र है जिसका नाम क्या है, DHCP। अब ये DHCP क्या करेगा कि भाई साहब ये जितने भी सिस्टम्स हैं इन सब की ये आईपी हटा देगा। अब ये आईपी क्यों हटा रहा है, क्योंकि भैया एक चीज का ध्यान रखना कि एक नेटवर्क में जितने भी सिस्टम होंगे उन सब सिस्टम में सेम सीरीज की आईपी डली होनी चाहिए। ठीक है, सेम सीरीज की आईपी डली होनी चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर उन सिस्टम्स में सेम सीरीज की आईपी नहीं डली होगी तो वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ लो अच्छी तरह से। ठीक है, जब सिस्टम्स में सेम सीरीज की आईपी होगी तभी चल पाएंगे। अब जैसे ऐसा मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे, जैसे मैंने इस सिस्टम में 10.0.0.5 आईपी डाल दी, मान लो अभी इसमें डाल दी 11.0.0.6, तो क्या है दोनों सिस्टम आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे? नहीं। चाहे भले ये दोनों सेम क्लास के क्यों ना हो, लेकिन सीरीज दोनों की अलग अलग है, इसलिए ये कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। इसी कारण से जो DHCP जो है इन सिस्टम्स को जो आईपी एड्रेस देता है वो कौन सा देता है, उसी सीरीज का आईपी एड्रेस देता है जो सीरीज उसके पास अवेलेबल है। तो यहां पे अब ये क्या करेगा, ये सारी आईपी इसमें से हटा देगा और इन सब सिस्टम को वो वाली आईपी एड्रेस असाइन कर देगा जो सीरीज का आईपी इसके पास है। 0.5 बना दिया इसको, 192.168.0.6, 192.168.0.3 ये दे दिया। ठीक है, अब ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे। अब ये लोग राउटर से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे, राउटर इनको भी आंसर दे पाएगा क्योंकि सबकी सेम सीरीज चल रही है। अच्छा, अब सपोज मान लो क्या है, यानी कि अब ये यहां पे साथ साथ में अब इंटरनेट की सुविधा का भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं, यानी शेयरिंग ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज तो चल ही रहा है, लेकिन अब उसके साथ साथ ये लोग इंटरनेट की सुविधा भी ले पा रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा भाई, अब क्या हुआ कि किसी कारणवश पीछे से कुछ लाइन डाउन हुई, कुछ हुई, तो अब आपका ये राउटर जो है ये डाउन हो गया। तो पीछे से इस पे नहीं, राउटर खराब हो गया, कुछ भी हो गया, प्रॉब्लम आ गई। अब ये राउटर अगर डाउन हुआ तो ऑब्वियस बात है इस राउटर के अंदर की तो सर्विस है DHCP, ये भी डाउन हो जाएगी। अब ये DHCP डाउन हुआ तो एक्चुअली चक्कर है, हमने तो इन सब में ऑप्शन वो चूज कर रखा था ना, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, और ये जो आईपी एड्रेस दे रखे है उस सबका हिसाब किताब DHCP रख रहा था कि इसको मैंने ये दिया, इसको ये दिया, इसको ये दिया। अब DHCP अगर यहां पे ऑफ हो गया तो हिसाब किताब कौन रखेगा? सारा हिसाब किताब गोल। तो यानी कि अब इनके पास कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है। तो अब क्या होगा, इस सूरत में
भैया इंटरनेट तो बेचारे ये यूज नहीं कर पा रहे, क्योंकि भाई ऑब्वियस बात है इंटरनेट कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि अब राउटर तो डाउन है तो इंटरनेट तो यूज नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके साथ साथ ये शेयरिंग ऑफ डेटा और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज वाला भी नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि भाई इन पे जो आईपी एड्रेस थी वो डीएचसीपी ने दी थी, ठीक है, क्योंकि इन सब में हमने आईपी तो खुद डाला नहीं था ना, यहां पे तो ऑप्शन चूज हो रखा था, दैट इज ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली, ये वाला ऑप्शन चूज हो रखा था इन सब में। तो अच्छा जी, अब यानी कि अब इनका आईपी हट गया तो भाई ना शेयरिंग ऑफ डेटा ना शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज, कुछ नहीं हो रहा। अब एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं भैया इन सब सिस्टम्स में जाऊं और वन बाय वन जाके आईपी एड्रेस डालूं। लेकिन अगर इन सिस्टम्स में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डला हुआ है, कौन सा डला हुआ है? विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अगर डला हुआ है तो इस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है, मैंने बोला ना अपीपा, क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। अब ये फीचर क्या करता है? ये अलाउ करता है कंप्यूटर्स को टू ऑटोमेटिकली असाइन इटसेल्फ अ प्राइवेट आईपी एड्रेस। अब अपीपा की एक सीरीज थी, ठीक है, अपीपा की हमने एक सीरीज भी देखी थी यहां पे, हमने अपीपा की जो सीरीज देखी, ये था, इसमें मैंने बोला ना अपीपा वालों की ये सीरीज थी 169.254.0.0 169.254.255.255 तक की ये सीरीज थी। अब क्या होगा कि इनका जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ऑटोमेटिकली इन सिस्टम्स को एक आईपी दे देगा। जैसे मान लो 169.254 सॉरी 255. एक मिनट रुको, ठीक है, 169.254.0. मान लो 6 इसको दे दी, 169.254.0.7 इसको दे दी, 169.254.0.8 इसको दे दी। तो हर विंडोज ने अपने अपने सिस्टम को एक आईपी दे दी। लेकिन अपने सिस्टम को आईपी असाइन करने से पहले वो पता क्या करता है? पहले वो एक पैकेट बनाता है और बोलता है कि, और वो पैकेट में ये आईपी डाल रखी होती है, ठीक है, और वो पैकेट भेज देता है, ठीक है। अब वो ये चेक करने के लिए भेजता है ये आईपी डाल के कि भैया ये अगर ये आईपी किसी सिस्टम ने अपने आप को असाइन कर रखी होगी तो मेरे को रिप्लाई देगा कि हाँ भी आईपी मेरे पास है। अच्छा, अगर उस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर कोई भी जवाब नहीं मिलता, इसका मतलब वो समझ जाता है कि आईपी किसी ने ले नहीं रखी, तो वो खट से अपने सिस्टम को ये आईपी एड्रेस असाइन कर देता है। तो ऐसे हर विंडोज वाला ऑपरेटिंग सिस्टम अपने अपने सिस्टम को आईपी एड्रेस दे देगा। अब जब ये आईपी एड्रेस इनको मिल गए तो अब इनका शेयरिंग ऑफ डेटा और शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेस तो चल सकता है ना। हाँ, इंटरनेट नहीं चल पाएगा क्योंकि राउटर डाउन है, पर जो नेटवर्क का बेसिक जो यूज है वो तो ये लोग कर पाएंगे। और हाँ, अब बाद में जैसे ये डीएचसीपी अप हो जाएगा, जैसे मान लो राउटर आपका अप हो गया तो ये डीएचसीपी भी अप हो जाएगा। तो डीएचसीपी जैसे अप होगा वो इन सब में से क्या करेगा? इन सब में ये जो अपीपा वाली आईपी है वो हटा देगा और अपनी वाली आईपी डाल देगा। यानी ये वाली आईपी उसने हटा दी और अपनी 192.168.0.3 डाल दी, इसमें डाल दी 192.168.0.9 डाल दिया, इसमें डाल दिया 192.168.0.5 डाल दिया। तो ये काम वो कर देगा। तो अपीपा जो बेसिकली क्या है, वो एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज सिस्टम की एक यूटिलिटी है और उसका काम क्या है कि जैसे ही डीएचसीपी सर्वर, जो डीएचसीपी की सर्विस है वो आईपी एड्रेस नहीं दे पाती किसी कारणवश, तो ऑटोमेटिकली उस समय सिस्टम्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देता है, सो दैट अब वो नॉर्मल नेटवर्क वाला जो काम है वो सारा काम वो अपना करते रहें, उनका काम ना हैम्पर हो, ठीक है। सो दिस इज द फीचर ऑफ अपीपा। तो हाँ जी, ये अपीपा वाली बात क्लियर हो गई सबको? यस सर, यस सर, यस सर। यार एक्चुअली चक्कर क्या होगा ना, देखो
एक किसी बंदे ने बोला था, प्रिंटर की बात कर रहा था। एक तो होता है ना, देखो प्रिंटर नेटवर्क में या तो हम किसी सिस्टम के साथ अटैच करते हैं, ठीक है, या सिस्टम या नेटवर्क प्रिंटर इंडिविजुअली अटैच्ड होता है, ठीक है, इंडिविजुअली लगा होता है। इंडिविजुअली वाले में तो देखो आईपी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसमें तो प्रिंटर में तो कोई माइक्रोसॉफ्ट विंडोज नहीं होगा, ठीक है। बाकी हाँ, बाकी सारे सिस्टम आपस में शेयरिंग ऑफ डेटा कर लेंगे, लेकिन हाँ अगर वैसे अगर किसी सिस्टम के साथ प्रिंटर लगा हुआ है तब कोई दिक्कत नहीं, उस सिस्टम को आईपी मिल गया, काम खत्म। अब जो भी उसकी रिक्वेस्ट आएगी वो सीधा उस सिस्टम पे आएगी और काम चल जाएगा। सर लैपटॉप की जरूरत कब पड़ेगी? शुभम कुमार जी, जब पड़ेगी आपको बता देंगे भाई। अब पीपा को एक्टिवेट कैसे करते हैं? लाइनक्स, यार मैंने अभी बोला कि भाई ये विंडोज का जो फीचर है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का, बड़ा बड़ा लिखा हुआ है यहाँ डेफिनेशन में कि ये अपीपा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फीचर है, ठीक है। तो ये आपको मैक में और उसमें नहीं मिलेगा। हाँ सबनेटिंग भी पढ़ाया जाएगा अभिषेक, लेकिन वो थोड़ा आगे टॉपिक आएगा तो आगे पढ़ाया जाएगा सबनेटिंग, अभी नहीं पढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी तो आप समझ रहे हैं कि अभी तो हम आईपी एड्रेसेस को समझा रहे हैं, तो अभी सबनेटिंग को नहीं पढ़ा सकते। सबनेटिंग थोड़ा आगे का टॉपिक है तो उसको आगे पढ़ाया जाएगा अभी, ठीक है जी। तो आई थिंक ये सारी बातें सबको क्लियर हो गई होंगी। अपीपा को एक्टिवेट कैसे करते हैं? ओहो, ये तो बड़ा भयानक क्वेश्चन पूछ लिया सर। हैं सर सिलेबस? अरे भाई सिलेबस आपको विकास सर ने मेरे ख्याल से जो फर्स्ट क्लास होगी उसमें बताया होगा सारा सिलेबस यार, ठीक है। तो आप मुझसे दोबारा क्यों पूछ रहे हैं सिलेबस? ये आपके कोर्स का सिलेबस बताने लग जाऊंगा तो उसमें तो पूरी एक क्लास लग जाएगी भाई, ठीक है। चलिए, तो ये कंसेप्ट आपको पता लग गया होगा सब लोगों को, ठीक है। तो यहां पे हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि अपीपा का जो फीचर है वो हमारे लिए क्या बेनिफिट करता है, ठीक है। कि भाई जैसे सपोज मान लो अपीपा जब भी हमारा नेटवर्क में डीएचसीपी डाउन हो जाएगा, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है सिस्टम्स को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो आई थिंक शायद इसमें सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक चीज और सुन लो, एक किसी का प्रश्न था कि भैया अपीपा को कैसे एक्टिवेट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, विंडोज में अपीपा को एक्टिवेट नहीं किया जाता, ये ऑटोमेटिकली असाइन हो जाता है। ये बेसिकली इसको एक्टिवेट करने की हमें कुछ ज़रूरत नहीं होती, ये ऑटोमेटिक फीचर है उसका, ठीक है। तभी हमने बोला कि भाई साहब ये विंडोज़ का वो है, क्या नाम है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का फीचर है ये, ठीक है। तो ये लेकिन ये तभी चलता है जब बेसिकली डीएचसीपी से उसको आईपी नहीं मिल पाते, ठीक है। ठीक, तो चलिए आज की क्लास फिलहाल यहीं फिनिश करते हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ नए टॉपिक के साथ काम को स्टार्ट करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।